जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मनी एंड बैंकिंग और ये इसका यूनिट 4 आपके सामने डिस्प्लेड है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल या मॉनेटरी सिस्टम में कौन से अहम इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, बॉडीज़ हैं, उनके मतलब हमने पढ़ना है जो पूरी दुनिया के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को देख रहे हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम बेसिकली इसमें होता यह है कि डिफरेंट नेशंस के दरमियान फ्लो ऑफ फंड्स जो हो रहा होता है, मसलन एक कंट्री की कंपनीज दूसरी कंपनीज दूसरे मुल्कों में इन्वेस्ट कर रही होती हैं, रीपेमेंट्स हो रही होती है, लोन्स एक दूसरे को दिए जा रहे होते हैं या इन्वेस्टमेंट्स की जा रही होती हैं। इस तरह ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम हो रहे होते हैं। तो ये सारे काम जो हो रहे होते हैं, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम के सर्टन रूल्स बनाए गए हैं उसके तहत हो रहे होते हैं। दुनिया में वैसे फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम को गवर्न करने के लिए तीन तरह के ब्रॉडरली वो फ्रेमवर्क हैं। एक तो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें होता रहेगा कि एक मुल्क की करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है दूसरी करेंसी से फिक्स कर दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे कहा जाए कि पाकिस्तानी रुपये और डॉलर का रेट फिक्स कर दिया जाए, जैसे 100 रुपए का एक डॉलर कर दिया जाए। तो दुनिया में कई मुल्कों में सिस्टम फॉलो भी होता था गोल्ड स्टैंडर्ड की बेस पे, लेकिन अब ऑलमोस्ट डिसकंटिन्यू हो गया। फिर है फ्लोटिंग रेट एक्सचेंज सिस्टम। इसमें होता यह है कि डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे जो भी एक्सचेंज रेट तय हो उसको मान लिया जाता है। मसलन एक मुल्क में जितने डॉलर्स आ रहे हैं और जितने डॉलर्स की डिमांड है उसकी बेस पे एक्सचेंज रेट तय हो जाए। तो अक्सर आप दुनिया में इस बेस पे एक्सचेंज रेट्स तय होते हैं इनकी फ्री मूवमेंट्स के हिसाब से। तीसरा है मैनेज फ्लोट सिस्टम। इसमें गवर्नमेंट इंटरवेन करती है और बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई के सोर्सेज को फ्री नहीं छोड़ती और सर्टन इसमें अपने इंटरवेंशंस करती है। जैसे पाकिस्तान में होता है, गवर्नमेंट अक्सर करेंसी मार्केट में इंटरवेंशन करती है थ्रू मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी मीन, जिससे करेंसी की वैल्यू स्टेबलाइज हो जाती है। अच्छा, उसके बाद दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम चलाने के लिए डिफरेंट बॉडीज बनाई गई हैं, जिनमें से एक बड़ा मशहूर इदारा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। आप सब लोगों ने बहुत दफा नाम इसका सुना होगा। सो व्हाट इज IMF? दुनिया में वर्ल्ड वार 1 और 2 के बाद जब फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो चुका था, तो उसके बाद 1944 में यूएसए के अंदर एक ये कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में दो बड़े इदारे बनाए गए, एक IMF और दूसरा वर्ल्ड बैंक। तो वहाँ पे एक और भी एग्रीमेंट हुआ, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड गैट, जिसे बाद में जिसका नाम बदल के WTO बना दिया गया। एक इदारा बना इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। इसे आप इसकी एक हिस्सा जो है वो वर्ल्ड बैंक है। तो 1945 में जी IMF एस्टेब्लिश हो गया था। अब IMF क्या है? IMF के डिफरेंट मेंबर्स कंट्रीज हैं जो इसे एक सब्सक्रिप्शन फीस देते हैं और एक एनुअल कोटा उनका होता है, वो इसे पे करते हैं। IMF ये सारे फंड अपने पास रखता है और जो मुल्क फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, फाइनेंशियल क्राइसिस से मुराद कि जिस कंट्री के पास अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को कवर करने के लिए अमाउंट ना हो, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट से मुराद कि उस मुल्क का डॉलर आउटफ्लो ज्यादा हो रहा हो, उसकी इंपोर्ट ज्यादा हो और एक्सपोर्ट्स कम हो और उसका मुल्क में डॉलर्स ज्यादा ना आ रहे हो, तो IMF उनकी करेंसी को स्टेबल करता है और उन्हें कुछ अरसे के लिए लेंडिंग करता है। और ये जितना भी लोन देता है IMF, ये अगेंस्ट स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट होता है। IMF के फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो इसका फंक्शंस है एक्सचेंज स्टेबिलिटी को प्रमोट करना, ताकि दुनिया की जो डिफरेंट करेंसीज हैं उनका एक्सचेंज सिस्टम आपस में सही तरह चलता रहे। कोई मुल्क अपनी करेंसी को जानबूझ के डीवैल्यू या डेप्रिसिएट ना करे। बारोइंग फैसिलिटी है बेसिकली IMF, जो कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के क्राइसिस का शिकार हूँ। देखें, IMF आपको पैसा इसलिए नहीं देता कि आप अपने मुल्क में कोई डेवलपमेंट का काम करें, ये सिर्फ आपकी करेंसी की वैल्यू को स्टेबलाइज करने के लिए देता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेबिलिटी के लिए देता है, टेक्निकल असिस्टेंट्स आपको प्रोवाइड करता है। इनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और बाकी लोगों को गाइड करते हैं। और लास्टली इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को इनकरेज करता है। एक मुल्क दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा, लोन कैसे देगा, इन सारे मामलात के हवाले से IMF हेल्प करता है मेंबर कंट्रीज की। पाकिस्तान भी 1956 से IMF का मेंबर है और पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा IMF से लोन लिया है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत दफ़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस का शिकार हुआ है। तो IMF ने ऑलमोस्ट यहाँ पे 15 टाइम्स लिखा हुआ है और इसके बाद भी ये बुक बनने के बाद भी 3-4 दफा पे IMF के पास पाकिस्तान गया, तो ऑलमोस्ट 20 और 21 टाइम्स IMF ने पाकिस्तान की हेल्प की है। एक दूसरा बड़ा इदारा है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। ये भी 1945 में IMF के साथ ही स्टैब्लिश हुआ था अमेरिका में, और इसका भी मकसद ये था कि मेंबर कंट्रीज की असिस्टेंस की जाए डेवलपमेंट में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में,
और पॉवर्टी रिडक्शन के लिए लोन दिए जाएं। तो ये जो IBRD का इदारा है, ये पॉवर्टी रिडक्शन के लिए लोन देता है, और इसके अंदर ही जिसे हम कहते हैं, वो इदारा है जिसे कहते हैं वर्ल्ड बैंक। तो जितने भी मेंबर्स हैं इस कंट्री के, वो एक सब्सक्रिप्शन इसे देते हैं, इसे एक फीस देते हैं, और IBRD उन फंड्स को मैनेज करता है और आगे फिर देता है। और हर कंट्री का एक अपना कोटा है, जिस तरह IMF में है, और इतने पैसे सब मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट करने होते हैं। फिर ये फंड्स इकट्ठे होते हैं और IBRD आगे डिफरेंट कंट्रीज में इन्वेस्ट करता है। पाकिस्तान में भी इस बैंक ने पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया है, गवर्नमेंट इदारों की कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया है। पाकिस्तान में डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं। गवर्नमेंट के स्पेशली इदारे जैसे FBR, SCCP, उनको डेवलप करने में बहुत किरदार अदा किया है। तो वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में बहुत किरदार रहा है। देन एक बहुत बड़ा इदारा है जी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में स्टैब्लिश हुआ, और $58 बिलियन इसका ऑथराइज कैपिटल है। इसका हेड ऑफिस मनीला फिलिपाइन में है, और इसका मकसद एशियन कंट्रीज की डेवलपमेंट करना है। और अब इसके 67 मेंबर्स हैं, और ये बेसिकली जो बैंक है, ये अपने मेंबर्स कंट्रीज से फंड रेज करता है। इस तरह कैपिटल मार्केट से भी रेज कर सकता है, और इसके जो मेंबर्स हैं वो भी फंड्स कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके फंक्शंस क्या हैं? ये पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देता है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इस तरह टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है डिफरेंट मेंबर कंट्रीज की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड की टीम्स को। इस तरह रिसोर्सेज मोबिलाइज करने में मेंबर कंट्रीज की हेल्प करता है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी पाकिस्तान का बहुत दफ़ा साथ दिया है, और बहुत सारी पाकिस्तान को ग्रांट्स भी दी हैं, लोन भी दिए हैं, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ, सोशल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी बहुत अहम किरदार रहा। इस तरह एक और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, IDB। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक सऊदी अरब जद्दा में कायम किया गया 1973 में, और OIC की कंट्रीज ने मिलकर इसे इस्टेब्लिश किया कि जितने ये इस्लामी कंट्रीज हैं, ये मिलकर अपना डेवलपमेंट बैंक बनाएं। और इसमें 56 मेंबर कंट्रीज हैं, और इन्होंने भी डिफरेंट जो मेंबर्स हैं वो अपना अपने फंड्स कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक में, और वो फिर आगे इनकी लैंडिंग करते हैं। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के अंदर भी फिर डिफरेंट बॉडीज बनाई गई, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया, प्राइवेट सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए काम किया गया। तो फंक्शंस जो हैं IDB के, वो यही है कि अपने मेंबर कंट्री के इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करे, लोन्स प्रोवाइड करे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को, फॉरेन ट्रेड की प्रमोशन करे, मेंबर कंट्रीज को टेक्निकल असिस्टेंस दे। तो ये इनके भी ऑलमोस्ट वही काम है जो हमने पीछे एशियन डेवलपमेंट बैंक के पढ़े, लेकिन इनका फोकस मुस्लिम कंट्रीज या इस्लामिक कंट्रीज होता है। फिर एक नया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बना है जी 2013 में, जिसे चाइना ने डेवलप किया, कि एशिया पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लिए काम किया जाए। इसके 102 मेंबर्स हैं, और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। तो ये जो मेंबर कंट्रीज हैं वो फंड्स कंट्रीब्यूट करते हैं, और उसके बाद एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक डिफरेंट मुल्कों का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है। वहाँ पे रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स, एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स, इस तरह रेलवे लाइंस, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करता है। फिर इसका ऑब्जेक्टिव लो टू मीडियम इनकम कंट्रीज की हेल्प करना भी है। ट्रेड एंड बायलैटरल कोऑपरेशन भी इसका एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है, कि उसको प्रमोशन करता है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के नेटवर्क अच्छा बने। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने पाकिस्तान में भी बहुत काम किया, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ मोटरवेज और डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स। और पाकिस्तान में फिर ये CPEC के तहत जो फंड्स आए, उसमें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का बहुत किरदार था। तो ये हैं जी दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो डिफरेंट दुनिया के मुल्कों को लोन देते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। और इनके जो मेंबर कंट्रीज होते हैं वो फंड्स कंट्रीब्यूट करते हैं, और इनकी जितने भी लोन्स होते हैं या ग्रांट्स होती हैं, सबके साथ कोई ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अटैच होता है, और ये सब अल्टीमेटली हमने पे बैक करने होते हैं। लेकिन इनका एक फायदा ये होता है कि इनके तहत हमें मिलने वाला पैसा हमारे एक खास फाइनेंशियल नीड को पूरा करता है। जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। ये सारे इकोनॉमिक, सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। IMF जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस वगैरह को दूर करने के लिए पाकिस्तान को नेसेसरी डॉलर्स या फॉरेन करेंसी सप्लाई करता है। तो इन सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ पाकिस्तान के अच्छे लिंक्स हैं, और दुनिया का कोई भी जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो इनके साथ अच्छे लिंक एस्टेब्लिश करके ही डेवलप हो सकता है।
जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती और हम उतना एक्सपोर्ट नहीं कर लेते जितना हम इंपोर्ट करते हैं, तब तक पाकिस्तान को हमेशा इन इदारों की ज़रूरत रहेगी। तो इस यूनिट को अच्छी तरह